हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे धारा 8 के बारे में, जो कि कहती है अंतरण का प्रभाव। अंतरण का प्रभाव का मतलब यह है कि इसमें बताया गया है धारा में कि अंतरण का प्रभाव यानी इस प्रभाव से तात्पर्य यह है कि जब कोई संपत्ति ए के द्वारा बी को ट्रांसफर की जाती है, यानी ए के द्वारा जो कोई संपत्ति है बी को ट्रांसफर की जाती है, तो उसके साथ साथ विधिक प्रसंगतियां भी ट्रांसफर होती हैं। विधिक प्रसंगतियों का मतलब यह है, हम बैरेट में समझेंगे। इसमें लिखा है कि जब तक कि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त ना हो, जब तक कि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त ना हो, यानी जिस संपत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा है उसी संपत्ति के बारे में बात कर रही है कि उससे भिन्न कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसी संपत्ति की बात होना चाहिए, या आवश्यक रूप से विवक्षित ना हो, यानी जो सेल डीड बनवाई है आपने उससे अन्यथा कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें जो बात लिखी गई है उसके अनुसार ही बात कर रहे हैं। विवक्षित ना हो, इम्प्लाइड तौर पर यानी मौखिक तौर पर भी नहीं बताया गया हो कोई ऐसी बात जो कि उस सेल डीड से अलग हो, यानी इस बिंदु से अलग हो। संपत्ति का अंतरण अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के, संपत्ति का अंतरण अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के, यानी संपत्ति के जो अंतरण की तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विधिक प्रसंगतियों में के उस समस्त हित का संक्रमण कर देता है जिसका संक्रमण करने के लिए अंतरक तब समर्थ हो। यानी जो ट्रांसफर कर रहा है इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। तो जो ट्रांसफरर होता है जिसे हम अंतरक कहते हैं, अंतरक के द्वारा अंतरिति को जो संपत्ति ट्रांसफर की जाती है उसके साथ साथ विधिक प्रसंगतियां भी ट्रांसफर होती है। वही इसका प्रभाव है कि अंतरण का प्रभाव यह है कि उसके साथ विधिक प्रसंगतियां भी ट्रांसफर होती है। विधिक प्रसंगतियों का मतलब यह है कि जिसके लिए वह उस समय समर्थ है, जिस समय वह अंतरण किया जा रहा है संपत्ति का। आगे बोलता है ये धारा कि ऐसी प्रसंगतियां के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी प्रसंगति के अंतर्गत क्या क्या आता है इसमें बताया गया है कि जहां की संपत्ति भूमि हो वहां उसके उपबद्ध सुकाचार, सुकाचार का मतलब जैसे उस संपत्ति पर किसी प्रकार की खिड़की है उससे जो धूप आती है वह सुकाचार कहा जाएगा। अंतरण के पश्चात प्रोद्भान उसके भाटक और लाभ भूबद्ध सब चीजें। भूबद्ध यानी जो भूमि से अटैच है, जैसे जो दीवारें हैं उस पर जो भित्तियां खड़ी हुई हैं, दीवारें खड़ी हुई हैं, वह भी उसके साथ ट्रांसफर होती हैं, भूबद्ध वह हो गई। और इसमें लिखा है कि भाटक, उसके जो भाटक है यानी जो किराए से वह दुकान चल रही है, तो उसके साथ साथ वह मतलब जो किराएदार है उसके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है किराए के रूप में, वह किराए भी अब दूसरे मालिक को ट्रांसफर हो जाएगा। जो ए था जो किराया लेता था वह मालिक था, अब वह मालिकाना हक बी में ट्रांसफर हो गया है, तो वह अब भाटक जो है वह बी में ट्रांसफर हो जाएगा, बी को मिलेगा किराया। उसके बाद आगे बात कर रहा है ये, और जहां की संपत्ति भूबद्ध मशीनरी हो वहां उसके जंगम भाग जैसे उसके जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं, जैसे कोई मशीनरी की बात कर रहा है कि जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई कंप्यूटर ट्रांसफर किया जाता है सामने वाली पार्टी को प्रतिफल के एवज में, तो उसके साथ साथ कीबोर्ड है, माउस है, या जो भी चीज उसके संग उपयोग में लाई जाती है वह सब उसके साथ ट्रांसफर किया जाता है, जो कि वह उसके लिए भी पैसे उसमें ऐड कर देता है, तो वह सब चीज उसके संग ट्रांसफर की जाती है। तो वो चीज। उसके बाद, और जहां की संपत्ति कोई गिरह हो वहां उससे उपाब्ध सुकाचार अंतरण के पश्चात प्रोद्भान उसका भाटक और उसके साथ स्थायी उपयोग के लिए बंधित उसके ताले। अगर कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट है उसके जो स्थायी रूप से जकड़ा हुआ है, स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे उसके ताले हैं, चाबियां हैं, छड़े, द्वार, खिड़कियां, अन्य सब चीजें, यानी कोई गिरह है। ये बताता है कि कोई गिरह है, जहां कोई संपत्ति जो अंतरित की जा रही वह कोई गिरह है, मकान है जिसमें लोग रहते हैं, मतलब गिरह है वह। तो उस स्थिति में जो मकान के ताले हैं, ऐसा ताला है जो स्थायी रूप से लगा हुआ है उसमें। उसके बाद इसमें लिखा है चाबियां, उसकी चाबियां भी ट्रांसफर की जाएंगी। छड़े जो खिड़कियां वगैरह में लगी होती हैं, छड़े वगैरह जो लगी होती हैं वह। उसके बाद द्वार,
जो खिड़की के मतलब गेट के जिसमें एंटर करते हैं आप, वह गेट में जो द्वार लगा होता है डोर्स वाला वह, और खिड़कियां, उसके संग जो खिड़कियां वगैरह लगी होती हैं मकान के अंदर वह खिड़कियां भी, उसके अंदर अन्य सब चीजें, तो सब चीजें ट्रांसफर होती हैं उसके साथ जब वह ट्रांसफर की जाती है। तो यह फैक्ट है, उसका अंतरण का यह प्रभाव है। और जहां की संपत्ति कोई ऋण या अन्य अनुजोत दावा हो, तो अनुयोजित दावा क्या होता है? अनुयोजित दावा वो चीज होती है जिसके बारे में कोई ऐसा दावा है कि जिसके बारे में सामने वाले ने ए ने बी को कोई पैसा दिया, लेकिन बी ने उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। ए ने कोई बी को पैसा दिया, ए ने उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, तो वह क्या माना जाएगा? अनुयोजित दावा। ऐसा कोई दावा जब बी लगाता है, नहीं ए लगाता है बी से पाने के लिए, तो वह दावा क्या होगा? अनुयोजित दावा कहलाएगा। तो वह अनुज दावा हो वहां उसके लिए प्रतिभूतियां उस दशा के सिवाय जिसमें से ऐसे अन्य ऋणों दावों के लिए भी जिन्हें अंतरिति को अंतरित नहीं किया गया है, तो अंतरिति को जो ट्रांसफर नहीं हुआ है वह, किंतु अंतरण के पूर्व प्रोद्भूत ब्याज की बकाया नहीं। उसके बाद आगे कहता है, और जहां की संपत्ति धन या आय देने वाली अन्य संपत्ति हो वहां अंतरण के प्रभावशील होने के पश्चात प्रोद्भवान उसका ब्याज या आय। तो सीधी सी बात यह है, यह धारा बताती है कि जो अंतरण का प्रभाव है वह क्या होगा। तो विधिक प्रसंगतियां भी उसके साथ ट्रांसफर की जाती हैं, केवल सार ये निकल के आता है धारा का, और इसके अंतर्गत कुछ नहीं है। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा जाएगा अंतरण का प्रभाव क्या है, जो धारा 8 में बताया गया। तो अंतरण का प्रभाव क्या है? इसके साथ जो विधिक प्रसंगतियां भी ट्रांसफर होती हैं वह अंतरण का प्रभाव।